नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 1 समाजशास्त्र एवं समाज का टॉपिक समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसके संबंध पढ़ेंगे कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ में क्या संबंध है। समाजशास्त्रीय अध्ययन का विषय क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ा है। यह एक दुकानदार और ग्राहक के बीच, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच, दो मित्रों के बीच अथवा परिवार के सदस्यों के बीच की अंतःक्रिया के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। जिस प्रकार से दुकानदार का ग्राहक के बीच, अध्यापक का विद्यार्थी के बीच और परिवार के सदस्यों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, जो संबंध होता है, उस विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मुद्दों, जो राष्ट्र के मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी या जातीय संघर्ष या राज्य की नीतियों का जनजातियों के वानिकी संसाधनों पर अधिकार के प्रभाव या ग्रामीण कर्जों को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। अथवा वैश्विक सामाजिक प्रक्रियाएं, जैसे नए लचीले श्रम कानूनों का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का नौजवानों पर प्रभाव या विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन का देश की शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव की जांच कर सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र विषय इसमें बताया जा रहा है कि समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता कि वह क्या अध्ययन करता है, अर्थात परिवार या व्यापार संघ अथवा गांव अध्ययन करता है, बल्कि इससे परिभाषित होता है वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन कैसे करता है। कह रहे हैं इस बात को वो दर्शाता है, बल्कि इस बात का प्रभाव पड़ता है कि वह एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन किस प्रकार से करेगा या कैसे करेगा। समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों के समूह का एक हिस्सा है, जिसमें मानव विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान एवं इतिहास शामिल है। इसमें बताया गया है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञानों के समूह का ही एक भाग है, जिसमें मानव विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान है, मनोविज्ञान है, इतिहास शामिल है। इन सभी विषयों के साथ में समाजशास्त्र विषय का संबंध है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में विभाजन एकदम सुस्पष्ट नहीं है। जो विभिन्न सामाजिक विज्ञान है उसमें इसका विभाजन एकदम स्पष्ट नहीं है, और सभी में कुछ हद तक साझी रुचियाँ, सकल्पनाएँ एवं पद्धतियाँ हैं। और कह रहे हैं और सभी में जो कुछ हद तक है, एक साथ उनकी रुचियाँ हैं, कल्पनाएँ हैं एवं पद्धतियाँ हैं। पद्धतियों का अर्थ होता है काम करने के तरीके, कि किस तरीके से, किस पद्धति से वो काम को कर रहे हैं या किस विधि से कर रहे हैं। इसलिए ये समझना जरूरी है कि कुछ विषयों में पृथकता कुछ हद तक तो स्वैच्छिक है। जो कुछ विषय हैं उन विषयों में जो अलगपन दिखाई देता है वो कुछ हद तक, कुछ सीमा तक तो अपनी इच्छा पर है, और इसका कठोरता से पालन नहीं होना चाहिए। सामाजिक विज्ञानों को अलग अलग करना, अंतरों को अतिरंजित करना और समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा होगा। यहाँ पर बताया गया कि सामाजिक जो विज्ञान है उनको अलग अलग करना और अंतरों को अतिरंजित करना समस्याओं पर आवरण चढ़ाने जैसा है। यानी कि जो विज्ञान है उनको अलग अलग करना, उनके जो अंतर हैं उनको अलग अलग करना एक दुश्मनी जैसा हो जाएगा। जो समानताओं पर आवरण चढ़ाने जैसा है, जो उसकी समानताएं हैं उस पर किसी प्रकार का कोई कवर कर देना उसकी तरह हो जाएगा। इससे भी बढ़कर नारी अधिकारवादी सिद्धांतों ने अंतः विषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया है। आप कह रहे हैं इसमें भी जो है बढ़कर के नारी अधिकारवादी सिद्धांत, जो नारी के अधिकारवादी सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों ने अंतः विषयक उपागम की अत्यधिक आवश्यकता को दिखाया। उदाहरण के लिए एक राजनीतिक विज्ञानी या अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीति पर प्रभाव अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेंगे। अब कह रहे हैं यहाँ पर जो बताया गया है कि यहाँ पर अर्थशास्त्री लिंगों की भूमिका और उनके राजनीतिक प्रभाव पर अथवा परिवार के समाजशास्त्र के बगैर अर्थव्यवस्था
या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन वो किस प्रकार से कर सकता है कि जो समाजशास्त्र है वो बगैर अर्थव्यवस्था के या लिंग पर आधारित श्रम का अध्ययन कैसे करेगा। जो लिंग पर आधारित श्रम विभाजन होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो पहले स्त्रियों के और पुरुषों के जो कार्य हैं और थे और अभी भी वर्तमान में स्त्रियों के कार्यों का निर्धारण और पुरुषों के कार्यों का निर्धारण उनके लिंग के आधार पर किया जाता है। जिस प्रकार से स्त्रियां ज़्यादा भारी कार्य को नहीं कर सकती तो उनको घर के अंदर के कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है और पुरुष भारी कार्य को कर सकते हैं, इसलिए उनको घर के बाहर के कार्य को करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए यहाँ पर बताया गया अर्थव्यवस्था या लिंग पर आधारित श्रम विभाजन का अध्ययन कैसे करेगा। फिर आता है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र। अब समाजशास्त्र का और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, ये आपस में एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। अर्थशास्त्र वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन वितरण का अध्ययन करता है। शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतर संबंधों का वर्णन करता है। इसमें बताया गया कि अर्थशास्त्र जो है, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उनके उत्पादन का वितरण का अध्ययन करता है कि उस मान लीजिए किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं, किसी भी वस्तु को बनाते हैं तो उस वस्तु को बनाने में कितना समय लगेगा, कितनी वस्तु लगेगी और उसका उत्पादन कितना होगा, इन सभी का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। शास्त्रीय आर्थिक उपागम पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतर संबंधों का वर्णन करता है। अब कह रहे हैं शास्त्रीय आर्थिक उपागम जो है पूर्ण रूप से आर्थिक चरों के अंतर संबंधों का वर्णन करता है। कीमत, मांग एवं पूर्ति का संबंध, मुद्रा प्रवाह, आगत निर्गत का अनुपात और इसी तरह अन्य। जैसा मैंने बताया, मान लीजिए आप किसी भी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं और उसके लिए कितनी कीमत होगी, उसकी मांग क्या है, उसकी पूर्ति क्या है, उसके संबंध और उसका दूसरी वस्तु के साथ संबंध क्या है, मुद्रा प्रवाह क्या है, आगत और निर्गत यानी कि वो कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है का अनुपात, इसी तरह अन्य। परंपरागत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र आर्थिक क्रियाकलाप के संकुचित दायरे तक रहा है। मुख्यतः किसी एक समाज में अपर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं का वितरण। वे अर्थशास्त्री जो राजनीतिक आर्थिक उपागम से प्रभावित हैं, आर्थिक क्रियाकलापों को स्वामित्व के रूप में उत्पादन के साधनों के साथ संबंधों के विस्तृत दायरे में समझने का प्रयास करते हैं। आर्थिक विश्लेषण में प्रभावी प्रकृति का उद्देश्य किसी तरह से आर्थिक व्यवहार के सुनिश्चित कानूनों का निर्माण करना था। समाजशास्त्रीय उपागम आर्थिक व्यवहार को सामाजिक मानकों, मूल्यों, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। इसमें बताया गया है कि जो समाजशास्त्रीय उपागम है वो आर्थिक व्यवहार को, सामाजिक मानकों को, मूल्यों को, व्यवहारों और हितों के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता है। निगमित क्षेत्र के प्रबंधक इस बात को जानते हैं, विज्ञापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध उपभोग के तरीकों और जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता है। अब इसमें बताया गया है कि जो विज्ञापन उद्योग में भारी निवेश का सीधा संबंध जो है उपभोग के तरीकों और उसकी जीवन शैली को नया रूप देने की आवश्यकता से है। अर्थशास्त्र के अंदर की प्रवृत्तियां जैसे नारीवादी अर्थशास्त्री लिंग को समाज के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत की तरह पेश कर इसके दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि अर्थशास्त्र के अंदर की जो प्रवृत्तियां हैं जैसे नारीवादी है, अर्थशास्त्री लिंग को समाजशास्त्र के केंद्रीय संगठनकारी सिद्धांत की तरह पेश कर इसके दायरे को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, इसके दायरे को और विस्तृत करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए वे ये देखेंगे कि किस प्रकार घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है, कि जो हमने कार्य किया है उसका उत्पादन किस प्रकार से है, बाहर इसकी उत्पादकता कितनी है, इस प्रकार से हम कार्य को वो देखते हैं। तो कहा गया है कि घर पर किया गया कार्य बाहर की उत्पादकता से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र के परिभाषित
विषय क्षेत्र ने इसको एक अत्यधिक केंद्रित और विचारशील विषय के रूप में सुविधाजनक तरीके से विकसित होने में मदद की। समाजशास्त्री प्राय अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं कि उनकी शब्दावली उचित होती है। अब यहाँ पर कहा गया है कि समाजशास्त्री जो हैं वो अर्थशास्त्रियों से इस बात के लिए ईर्ष्या रखते हैं, इस बात से बैर रखते हैं या जलन करते हैं कि उनकी जो शब्दावली है वो उचित है और उनकी माप एकदम सही होती है। जो वो किसी भी वस्तु को नापते हैं वो एकदम सही होती है और उनके सैद्धांतिक कार्यों के परिणामों को व्यावहारिक सुझावों में परिणित करने की क्षमता से भी जिसका जनित नीतियों के लिए बड़ा अर्थ होता है। जो अर्थशास्त्री कार्य करते हैं उनके कार्यों के परिणामों को व्यावहारिक सुझावों में परिणित करने की क्षमता से भी जिसका जनित की नीतियों से बड़ा अर्थ होता है। फिर भी अर्थशास्त्री के पूर्व अनुमान लगाने की योग्यता को प्राय व्यक्तिगत व्यवहार, सांस्कृतिक मानकों एवं संस्थागत प्रतिरोध की अनदेखी करने की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जिसका अध्ययन समाजशास्त्री करते हैं। पियरे बोर्दियू ने 1998 में लिखा है। ये पियरे बोर्दियू समाजशास्त्री का नाम है। 1998 में लिखा है, वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रत्येक लागत पर ध्यान देगा कि वास्तविक आर्थिक विज्ञान अर्थव्यवस्था की प्रत्येक लागत पर ध्यान देगा कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की लागत लगा रही है। केवल निगमित निकायों से संबंधित लागतों पर ही नहीं, बल्कि अपराध, आत्महत्याओं और ऐसी ही अन्य लागतों पर भी। हमें खुशियों भरा ऐसा अर्थशास्त्र आगे लाना होगा जो सभी प्रकार के हितों का ध्यान रखेगा। व्यक्तिगत एवं सामूहिक, भौतिक एवं सांकेतिक क्रियाकलापों से संबंधित जैसे सुरक्षा और साथ ही निष्क्रियता या अनिश्चितता, रोजगार से संबंधित भौतिक एवं प्रतीकात्मक लागत का भी उदाहरण के लिए दवाओं का उपभोग, शमनकारी दवाओं के इस्तेमाल का विश्व रिकॉर्ड फ्रांस के नाम स्वेडबर्ग 2003 से उद्धृत। सामान्यतः समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के विपरीत तकनीकी समाधान प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि यह एक प्रश्नकारी एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। यह आधारभूत मान्यताओं के बारे में प्रश्न पूछने में सहायता करता है और इस प्रकार न केवल निर्धारित लक्ष्यों के तकनीकी साधनों के प्रति, बल्कि स्वयं उद्देश्य की सामाजिक अपेक्षाओं के प्रति भी चर्चा का अवसर प्रदान करता है। हाल ही में आर्थिक समाजशास्त्र में पुनरुत्थान की प्रवृत्ति देखने में आई है। बताया गया कि हाल ही में तुरंत ही आर्थिक समाजशास्त्र में जो पुनरुत्थान है, दोबारा उत्पादन करने की प्रवृत्ति देखने को मिली है, जिसका कारण शायद समाजशास्त्र का विशालतर और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। ये तथ्यों की जानकारी के स्तर पर अथवा किसी चीज़ के घटित होने के कारण को बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं। इसमें कहा गया है कि जो ये तथ्य हैं, इन तथ्यों की जानकारी के स्तर अथवा जो किसी भी चीज़ के घटित होने के कारण हैं, उन कारणों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के स्तर हो सकते हैं, यानी और ज़्यादा अच्छे से सीखने के स्तर हो सकते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सैद्धांतिक समझ के द्वारा हो सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है। एक बार पुनः हम देखते हैं कि समाजशास्त्र किसी सामाजिक स्थिति की पहले से विद्यमान समझ को और ज़्यादा स्पष्ट और पर्याप्त समझ प्रदान करता है। ये तथ्यों की जानकारी के स्तर अथवा किसी भी चीज़ के घटित होने के कारणों को और बेहतर तरीके से समझने के स्तर पर हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ये सैद्धांतिक समझ के द्वारा हो सकते हैं।
अब आता है समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान। समाजशास्त्र का राजनीति विज्ञान का क्या संबंध है? जैसा अर्थशास्त्र में है वैसे ही समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के बीच भी पद्धतियों और उपागमों की परस्पर अंतःक्रिया बहुलता है। समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और राजनीति विज्ञान राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। तो कह रहे हैं जैसा अर्थशास्त्र में है वैसा ही राजनीति विज्ञान के बीच भी पद्धतियों और उपागम की परस्पर अंतःक्रिया की बहुलता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्यतः दो तत्वों पर केंद्रित था, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन। अब कह रहे हैं जो राजनीतिक विज्ञान था वो दो तत्वों पर केंद्रित था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन से दो तत्वों पर केंद्रित था तो ये है इसका उत्तर, दो तत्वों पर केंद्रित था, राजनीतिक सिद्धांत और सरकारी प्रशासन। दोनों में से किसी भी शाखा में राजनीतिक व्यवहार गहन रूप में शामिल नहीं है। सामान्यतः सैद्धांतिक भाग में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक के सरकार संबंधी विचारों को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जबकि प्रशासनिक भाग का केंद्र बिंदु सरकार के वास्तविक संचालन की तुलना में इसका औपचारिक ढांचा रहा है। समाजशास्त्र समाज के सभी पक्षों के अध्ययन को समर्पित है, जबकि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान ने अपने को शक्ति के औपचारिक संगठन के साकार रूप में अध्ययन तक सीमित रखा है। समाजशास्त्र सरकार सहित संस्थाओं के समुच्चय के बीच अंतः संबंधों पर बल देता है, जबकि राजनीतिक विज्ञान सरकार में विद्यमान प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है। हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।